यूजीसी नेट, जेआरएफ, शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड, अध्याय 1, प्रथम प्रश्न पत्र। अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की प्रतिक्रिया। सिंह और शर्मा ने वर्ष 1987 में भागीदारी बढ़ाने के लिए कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं के प्रबंधन के लिए कौशल के 5 घटक व्यवहारों का सुझाव दिया है। उक्ति संकेत देना, जब कक्षा में कोई उत्तर प्रतिक्रिया न मिले, छात्रों को सुराग, संकेत, आंशिक उत्तर आदि के रूप में संकेत देना। दूसरा, पुनर्निर्देशन, जब कोई छात्र प्रश्न का सही उत्तर देने में सक्षम नहीं होता है तो कुछ छात्र उत्तर पाने में उसकी सहायता कर सकते हैं। इस पुनर्निर्देशन के माध्यम से एक शिक्षक छात्रों के लिए अधिक से अधिक भागीदारी, सोचने के लिए और अधिक समय सुनिश्चित कर सकता है और विचार मंथन शुरू कर सकता है। तीसरा, प्रेरणादायक वातावरण। इस तरह से प्रेरणादायक वातावरण को बचाने के लिए 2 कारक महत्वपूर्ण हैं: मूल्य और प्रयास। प्रेरित होने के लिए छात्रों को उस काम का महत्व देखना चाहिए जो वे कर रहे हैं और वह काम जो दूसरे करते हैं। एक शिक्षक को कक्षा में किए जाने वाले कार्य के मूल्य का प्रदर्शन करना चाहिए। यह उन्हें दैनिक जीवन में कार्य का मूल्य बताकर किया जा सकता है। प्रयास में वह समय, ऊर्जा और रचनात्मकता सम्मिलित होती है जिसका उपयोग छात्र कार्य को विकसित करने के लिए करता है। शिक्षक को वर्ष के आरंभ में ही अपनी अपेक्षाएं निर्धारित करनी चाहिए और अधिगम के लिए एक प्रेरक वातावरण बनाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना। कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हों। एक प्रभावी शिक्षक को निर्देश की दर, मात्रा, प्रकृति या सामग्री को अलग अलग करके अपनी पसंदीदा अधिगम की शैलियों के संदर्भ में व्यक्तिगत मतभेदों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अधिगम में व्यक्तिगत अंतर के आधार पर शिक्षार्थियों के प्रकार। विभिन्न आयु और चरणों में शिक्षार्थियों की कई सामान्य विशेषताएं होती हैं, लेकिन वे कई मायनों में काफ़ी भिन्न भी होते हैं। छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों को समानताएं और अंतर दोनों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। शिक्षार्थियों में उनकी आयु के संबंध में भिन्नताएं हैं, जैसे सांस्कृतिक वातावरण, पिछले अनुभवों, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक मेकअप, लक्ष्य, ज़रूरतें आदि। अधिगम की घटना के तत्व। अधिगम की घटना के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। शिक्षार्थी को उत्तेजना की व्याख्या करनी चाहिए, अंतर करना चाहिए और उन्हें जोड़ना चाहिए और उन्हें कुछ अर्थ देना चाहिए। उत्तेजना, कोई भी उत्तेजना या उत्तेजनाओं का समूह जिसके प्रति छात्र संवेदनशील है, उसकी अधिगम की स्थिति का हिस्सा बन सकता है। तीसरा, शिक्षार्थी की आंतरिक स्थितियाँ। ये धारणा, संज्ञानात्मक संरचना, आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, आवश्यकताएं, उद्देश्य, बुद्धि, पिछली शिक्षा आदि हैं। चौथी, प्रतिक्रिया। अधिगम की स्थिति पर कोई क्रिया या प्रतिक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया में मुख्य कदम: रिसेप्शन, उत्तेजना या उत्तेजना में कुछ अचानक बदलाव करके ध्यान आकर्षित करना। दूसरा, प्रत्याशा, शिक्षार्थियों को उद्देश्य के बारे में सूचित करना और वे सीखने के बाद क्या करने में सक्षम होंगे। तीसरा, कार्यशील स्मृति की पुनर्प्राप्ति, पूर्व ज्ञान की याद को उत्तेजित करना। चौथा, चयनात्मक धारणा, विशिष्ट विशेषताओं के साथ सामग्री प्रदर्शित करना। अर्थ संबंधी संकेतीकरण, अधिगम मार्गदर्शन, उत्तर देना, शिक्षार्थी को प्रदर्शन करने के लिए कहना। सुदृढ़ीकरण, शिक्षार्थी को प्रतिक्रिया प्रदान करना। पुनर्प्राप्ति और सुदृढ़ीकरण, शिक्षार्थी द्वारा अतिरिक्त प्रदर्शन और इसमें प्रतिक्रिया भी सम्मिलित हैं। नवा सामान्यीकरण, विभिन्न समस्याओं का अधिक अभ्यास ताकि प्रतिधारण को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अलग अलग शिक्षार्थियों की अधिगम
की शैली अलग अलग होती हैं और जैसे जैसे विविधता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वे एक ही अधिगम की घटना को अलग अलग साधन से देख, व्याख्या और मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए संचार माध्यम का चयन करते समय शिक्षार्थियों की विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिए। शिक्षार्थी उन संचार माध्यम से लाभान्वित होते हैं जो उनकी व्यक्तिगत अधिगम की शैली में से मेल खाते हैं। इसलिए यह समझ में आता है कि किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न छात्रों को विभिन्न तरीकों, संसाधनों और पंथों को क्यों प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार एक निर्देशात्मक योजना तैयार करते समय अभिकल्प के लिए महत्वपूर्ण कार्य निर्देशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान करना है। पहला, अधिक जानकारी की तलाश। किसी प्रश्न या उत्तर से संबंधित अतिरिक्त जानकारी यह सुनिश्चित करने के लिए पूछी जा सकती है कि छात्र की अवधारणा को ठीक से समझा है या नहीं। दूसरा, पुनः ध्यान केंद्रित करना। यदि छात्रों का उत्तर सही है तो उन्हें समान या नई परिस्थितियों में प्राप्त ज्ञान को जोड़ने के लिए कहा जा सकता है। यह अर्जित ज्ञान के बेहतर अनुप्रयोग में सहायता करता है। आलोचनात्मक जागरूकता बढ़ाना। यदि कोई छात्र सही उत्तर देता है तो शिक्षक छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच या जागरूकता बढ़ाने के लिए उच्च क्रम के प्रश्न रखता है। अधिगम का वातावरण। अधिगम एक सतत गतिशील प्रक्रिया है। यह व्यक्तियों और पर्यावरण के बीच बातचीत का परिणाम है जिसमें वे काम करते हैं। अधिगम के वातावरण को प्राकृतिक परिस्थितियों और प्रभावों के सम्मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जिसमें एक व्यक्ति स्थित है। अधिगम का वातावरण उस परिवेश का कुल योग है जिसमें व्यक्ति अनुभवों को समृद्ध करने के लिए बातचीत करते हैं। इस प्रकार ये अधिगम की ओर अग्रसर होते हैं। अधिगम के माहौल का वर्णन करते समय कई सिद्धांत चलन में हैं। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक बंडुरा ने अपने सामाजिक शिक्षण सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि अवलोकन और अनुकरण की प्रक्रिया के माध्यम से नए व्यवहार को सीखा जा सकता है। यह व्यक्तिगत विशेषताओं, व्यवहार और पर्यावरणीय कारकों के बीच बातचीत का परिणाम है। सामाजिक वातावरण के अतिरिक्त भौतिक वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। एक रचनावादी विचारक वायोगोस्की का मानना था कि सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यों जैसे भाषा पर महारत सामाजिक बातचीत के माध्यम से ही हो सकती हैं। अधिगम के माहौल में बदलाव से अधिगम के भिन्न भिन्न परिणाम सामने आते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थान के आधार पर यूनेस्को ने वर्ष 1984 में निम्नलिखित प्रकार से अधिगम को वर्गीकृत किया: औपचारिक, अनौपचारिक एवं गैर औपचारिक। इनका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। पाठ्यचर्या के अनुभव सामान्य तौर पर लक्ष्य समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। ये व्यापक आधारित और सामान्य प्रकृति के बजाय अधिक व्यक्तिगत हैं। अधिगम के अनुभवों का लेन देन सामुदायिक संसाधनों के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। सकारात्मक अधिगम या का माहौल बनाने का महत्व। पहला, भौतिक पर्यावरण। कक्षा हमारी शैक्षिक प्रणाली की बुनियादी संरचनात्मक इकाई है। शिक्षार्थी अपने संस्थानों के भौतिक वातावरण के साथ अनुसूचित या अनिर्धारित समय के दौरान सचेतन अवस्था में या अनजाने में लगातार वार्तालाप करते हैं। बुनियादी भौतिक चर जैसे कि वायु गुणवत्ता, तापमान, शोर आदि का अधिगम पर एक सुनिश्चित प्रभाव रहता है। एक स्कूल के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक या अभाव शिक्षक के उत्पादन और कक्षा प्रबंधन को अत्यधिक प्रभावित करता है। विभिन्न कमरों की व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड, अन्य कंप्यूटर उपकरण, फर्नीचर, पंखे आदि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। दूसरा, मनोवैज्ञानिक वातावरण। यदि भवन, स्थान और सुविधाएं किसी स्कूल की भौतिक वातावरण प्रदान करती हैं तो
उसके दर्शन और व्यवहार जो एक मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक वातावरण अधिकतर उन उत्तेजनाओं को संदर्भित करता है जो स्कूल में शिक्षार्थी के मानस पर प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए एक ऐसे विद्यालय की स्थिति की कल्पना करें जहां एक शिक्षार्थी को एक जोखिम भरी स्थिति में रखा जाता है। इस स्थिति के परिणामस्वरूप शिक्षार्थी में चिंता का विकास होगा। चिंता अवांछित व्यवहारों को जन्म दे सकती है, जैसे परीक्षा से बचना, शिक्षकों पर दोषपूर्ण प्रश्नों के लिए दोष देना, कदाचार में लिप्त होना आदि। सामाजिक वातावरण सहकर्मी समूह के साथ निरंतर बातचीत के माध्यम से एक शिक्षार्थी सहयोग, आत्म बलिदान और वफादारी के सामाजिक गुणों को सीखता है और उनका अभ्यास करता है। बाहरी गतिविधियाँ छात्रों में साहस, साधन, संपन्नता, आत्मनिर्भरता और पहल जैसे गुणों को विकसित करने के अवसर प्रदान करती हैं। अच्छे व्यक्तिगत संबंध शिक्षार्थियों के बीच स्थिरता, विश्वास, अपनेपन की भावना, आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति विकसित करते हैं और अधिगम के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपसे शिक्षार्थियों की कम से कम 2 संज्ञानात्मक मांगों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। पहला, अकादमिक कार्य की मांग, सामग्री को समझना और काम करना, और दूसरा, सामाजिक कार्य की मांग, उस सामग्री से संबंधित अन्य लोगों के साथ बातचीत। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षार्थी का वर्गीकरण। हम प्राय यह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। किसी भी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताएं को नियंत्रित करना एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना आवश्यक कार्य है ताकि अधिगम को अधिक व्यवस्थित किया जा सके और पाठ्यक्रम भी पूरा किया जा सके। व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। शास्त्रों के अनुसार जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन के प्रथम 25 वर्ष अर्थात ब्रह्मचर्य में व्यक्ति शरीर, मन और बुद्धि के विकास में लगाता है। शिक्षार्थी निर्देशात्मक उद्देश्यों की योजना बनाने में सहायता करते हैं जो प्रशिक्षण या निर्देशात्मक निर्णयों के लिए प्रासंगिक हैं। सामाजिक कारकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित में सम्मिलित किया जा सकता है: अवस्था और परिपक्वता के स्तर, विषय के प्रति मनोदृष्टि एवं प्रेरणा, व्यावसायिक अपेक्षाएं या आकांक्षाएं, विशेष प्रतिभा, यांत्रिक निपुणता, विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता। वयस्क और युवा शिक्षार्थियों में अंतर। वयस्क शिक्षार्थी और युवा शिक्षार्थी। वयस्क समस्या केंद्रित और युवा विषय केंद्रित। वयस्क परिणाम उन्मुख और युवा अभिन्न भविष्य उन्मुख। वयस्क आत्मनिर्देशित, युवा दिशा निर्देश के लिए वयस्कों पर निर्भर। वयस्क नई जानकारी के बारे में संदेहवादी होना, युवा नई जानकारी को सहजता से स्वीकार करना। वयस्क स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी, युवा अन्य लोगों पर निर्भर। अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण। अधिगम शैली के आधार पर शिक्षार्थी जानकारी को प्राप्त एवं संसाधित करना सीखते हैं। नव शिक्षार्थियों के अनुरूप प्रभावी अधिगम शैली। नव शिक्षार्थियों के प्रकार। प्रभावी अधिगम शैली: दृश्य संबंधी, चित्र और प्रदर्शन। श्रव्य संबंधी, शब्द और ध्वनि। सहज ज्ञान संबंधी, अंतर्दृष्टि और आंतरिक अनुभूति। आगमनात्मक, तथ्यों से अवधारणा विकसित करना। निगमनात्मक, अवधारणा से तथ्यों की ओर जाना। सक्रिय, भौतिक गतिविधियाँ। चिंतनशील, विचार विमर्श और आत्मनिरीक्षण। क्रमिक, संबंधित चरणों की श्रृंखला। वैश्विक स्तर पर समग्र दृष्टिकोण। श्रवण के आधार पर वर्गीकरण। श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल है और श्रवण शैली 4 प्रकार की होती है। सक्रिय श्रवण, यह श्रवण उद्देश्यपूर्ण होता है। समानुभूति श्रवण, यह सक्रिय श्रवण
का ही एक रूप है जिसमें दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न किया जाता है। तीसरा, मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण। इसमें श्रोता वक्ता के संदेश की परिशुद्धता, सार्थकता और उपयोगिता का मूल्यांकन करता है। सराहनात्मक श्रवण। इसमें मनोरंजन, मानसिक रूप से आराम देने वाली, भावात्मक रूप से उद्दीप्त करने वाली जानकारी को सम्मिलित किया जाता है। विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण। शिक्षार्थियों की अलग अलग सोच शैली होती है जिसका निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख किया गया है। चिंतनशील विचारक, यह सदैव विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी लेना चाहते हैं। यह नई जानकारी को अतीत के अनुभवों से संबंधित करने की चेष्टा करते हैं। सदैव तर्क जानने का प्रयास करते हैं। इनमें सीखने के दौरान भावुकता का अंश रहता है। रचनात्मक विचारक, नई जानकारी के साथ क्रीड़ा भाव, तर्क जानने का प्रयास, समस्याओं के स्वयं द्वारा विकसित समाधान की चेष्टा, ये अल्पमार्गी समाधान में भी विश्वास रखते हैं। व्यावहारिक विचारक, सदैव तथ्यात्मक जानकारी की तलाश करना, अपना कार्य करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय का शोध करना। ये तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक अपने नए कौशल का अपने कार्य में उपयोग नहीं कर पाते। वैचारिक विचारक, उनके मन में पहले से ही एक विचार बना होता है। ये नई जानकारी को सहज ही स्वीकार नहीं करते। वे सदैव मन में एक बड़ी तस्वीर लेकर चलते हैं। इसी प्रकार के विचारक ये जानना चाहते हैं कि जीवन में प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं, ना कि केवल इतना कि अंतिम परिणाम क्या रहता है। कल्पित वस्तु जो वर्तमान में उस प्रक्रिया का भाग नहीं है को भी इससे संबंधित करके सोचते हैं। क्षेत्र स्वतंत्र बनाम क्षेत्र निर्भर। यहाँ फील्ड का मतलब संदर्भ या परिवेश है। कुछ लोग कम या अधिक रूप में कौशल या अधिगम के दौरान संदर्भ से प्रभावित होते हैं। क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी सहायता के लिए शिक्षक या अन्य शिक्षार्थियों पर कम भरोसा करते हैं। क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी विश्लेषणात्मक रूप से अनुभव करते हैं। वे आसपास के क्षेत्र की वस्तुओं को भिन्न रूप में देखना चाहते हैं। वे स्व संरचित स्थिति में काम करना पसंद करते हैं और स्व परिभाषित लक्ष्य रखते हैं। वे ऐसा कक्षा की गतिविधियों में भी संभव बना लेते हैं। दूसरी ओर क्षेत्र निर्भर शिक्षार्थी अक्सर समूह में अच्छा काम करते हैं क्योंकि वे पारस्परिक संबंधों में बेहतर होते हैं। वे विश्व स्तर पर समझते हैं। वे वर्तमान संरचना या संदर्भ में काम करना पसंद करते हैं। उन्हें बाहरी रूप से परिभाषित लक्ष्यों और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है और वे अपने परिवेश के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। कक्षा में पाठ के विभिन्न भागों को जोड़ने वाली गतिविधियाँ क्षेत्र निर्भर शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी होती हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षार्थी किसी विषय के बारे में कुछ जानते हैं, उन पर चर्चा कर सकते हैं, उन पर श्रवण या दृश्य से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परावर्तन और आवेगशीलता। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ छात्र उत्तर देने में अधिक समय लेते हैं जबकि अन्य त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं। जिस गति से उत्तरदाता कार्य के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और उतनी त्रुटियां वे करते हैं उसे वैचारिक गति कहा जाता है। वे छात्र जो शीघ्रता से प्रतिक्रिया करते हैं और काफ़ी संख्या में गलतियां करते हैं उन्हें एक तीव्र अवधारणात्मक गतिशील कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अधिगम की आवेगी शैली रखते हैं। जो शिक्षार्थी प्रतिक्रिया करने में धीमे होते हैं और कम गलतियां करते हैं उन्हें चिंतनशील कहा जाता है। समस्या समाधान की स्थितियों में आवेगी विद्यार्थी कम आधार सामग्री एकत्र करता है। वे कम व्यवस्थित होते हैं और वैकल्पिक समाधान की तलाश नहीं करते हैं। चिंतनशील शिक्षार्थी प्रतिक्रिया देने से पहले जानकारी एकत्र करते हैं और आधार सामग्री का विश्लेषण करने में अधिक समय व्यतीत करता है। उपरोक्त के अलावा कक्षा शैली सीखने वाले
निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सहज ज्ञान युक्त अंतर्दृष्टि और कल्पना, आगमनात्मक तथ्यों में से सामान्यकरण तक, निगमनात्मक सिद्धांत से व्यक्तिगत तथ्यों तक और प्रतिबिंबित आत्मनिरीक्षण। रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 5 अंतर संबंधित अवयव हैं, जिसको 5E दृष्टिकोण भी कहते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। संलग्न। इसमें शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। अन्वेषण। इसके अंतर्गत सीखने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग, सामूहिक भावना एवं कुछ सामान्य अभिज्ञता विकसित होना आदि आते हैं। व्याख्या। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षार्थी में पारस्परिक विचार विमर्श, व्याख्या आदि आते हैं। विस्तार। प्राप्त ज्ञान को कहीं और भी लागू किया जा सकता है। मूल्यांकन। प्राप्त ज्ञान का उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उसे प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इसमें तकनीकी प्रकृति से शिक्षण विधियां एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है। इन सबके सम्मेलन से ही शिक्षण प्रभावी बनता है। शिक्षण एक कला और कौशल है। इसका अधिग्रहण कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनका नीचे संक्षिप्त वर्णन किया गया है। पहला, शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता। सामान्यतः यह माना जाता है कि अत्यधिक योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए और कम योग्य शिक्षकों को निम्नतर स्तर की कक्षाओं में पढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अलग अलग कक्षाओं के लिए योग्यता का निर्धारण किया हुआ है, जैसे JBT, B.Ed, CTT, NET इत्यादि। शिक्षण कौशल। प्रभावी शिक्षण के लिए समुचित कौशल संग्रहण का होना आवश्यक है। कुछ शिक्षण कौशल जन्म से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन कुछ कौशलों के लिए एक प्रभावी शिक्षक को सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। शिक्षक का अनुभव। शिक्षक स्वयं हर समय एक शिक्षार्थी होता है। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करता है और अपने अनुभव से छात्रों के सवालों एवं कक्षा प्रबंधन को श्रेष्ठतर ढंग से नियंत्रित करता है। कक्षा का वातावरण। एक शिक्षक को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठतर बनाने के लिए कक्षा का वातावरण सुगम बनाने की पहल करनी पड़ती है। पांचवा, आर्थिक कारक। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक है और इसको सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहे तो उससे शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। यह शिक्षार्थियों पर भी समान रूप से लागू होता है। शिक्षण संस्थानों की प्रासंगिक नीतियाँ। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक कक्षा को अपने ढंग से संचालित करना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी सोच में स्वतंत्रता चाहते हैं। दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान प्रशासन के अधिकारी चाहे वे विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के हों, शिक्षण पद्धतियों में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए शिक्षक और प्रशासन दोनों में अच्छा समन्वय होना चाहिए ताकि शिक्षण उद्देश्यों को सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। विषय वस्तु। जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है, तो वह अपने शिक्षण से छात्रों को उतना प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन वहीं शिक्षक यदि अपने विशेषज्ञता प्राप्त विषय को पढ़ाता है तो वह उसे विद्यार्थियों को और अच्छे ढंग से समझ सकता है। समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं। माता पिता की अपेक्षाएं 4 हस्तक्षेप के रूप में कार्य करती हैं। वे शिक्षार्थी पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे शिक्षण की भी प्रभावित हो सकता है। शिक्षण कौशल। शैक्षिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में निम्नलिखित शिक्षण कौशलों का बल दिया गया है। लिखित शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण सामग्री का आयोजन करना, पाठ का परिचय
सुचारू रूप से देने के लिए व्यवस्था करना, पाठ का परिचय देना, कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का व्यवस्थित करना, प्रश्नों का सही वितरण करना, प्रतिपुष्टि प्रबंधन, व्याख्यान करना, उदाहरण सहित व्याख्यान करना, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, कार्य प्रेरक वस्तु या संदीपन में विभिन्नता लाना, पाठ्यक्रम शिक्षण की गति तय करना, छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना, श्यामपट्ट का श्वेत पाठ का उपयोग करना, पाठ का समापन करना, सुपुर्द नियम कार्य, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, छात्रों को सीखने में आने वाली समस्याओं का निदान और उपचारात्मक उपाय करना, कक्षा का प्रबंधन करना। शिक्षण नीति और शिक्षण विधि में संबंध। नेट परीक्षा में शिक्षण विधि का विशेष उल्लेख है। शिक्षण विधि का चयन शिक्षण नीति के आधार पर किया जाता है, जो उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इनका मुख्य कार्य सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना है। इसमें मुख्यतः सूक्ष्म उपागम का अनुसरण किया जाता है। इसके अलावा यहाँ शिक्षण युक्तियों का वर्णन भी आवश्यक है। स्टोन्स और मॉरिस के अनुसार शिक्षण युक्तियाँ उद्देश्यों से संबंधित होती हैं और शिक्षण के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, वैसे वह कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्य को पूरा करता है और कैसे छात्र शिक्षक तथा पाठ्य वस्तु में अंतः प्रक्रिया होती है आदि बातें इसमें आती हैं। एक या कई युक्तियाँ सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को प्रभावशाली बनाती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक है। दूसरी ओर शिक्षण विधियों में पाठ्यवस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पाठ्यवस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें शिक्षण के कलात्मक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया जाता है। शिक्षण विधियों में मुख्यतः स्थूल का अनुसरण किया जाता है। शिक्षण विधियाँ। इग्नासियो एस्ट्राडा के अनुसार यदि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग विधि से नहीं समझ पाता तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए वही विधि अपनाए जिससे शिक्षार्थी समझ पाए। शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियों को तालिका 1.6 में दर्शाया गया है। शिक्षण उद्देश्यों और शिक्षण नीति के बाद अगला चरण उचित शिक्षण विधियों का चयन करना है। शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं: बड़े समूह की शिक्षण विधि, छोटे समूह की शिक्षण विधि और व्यक्तिगत शिक्षण विधि। और यह शिक्षक के कार्य को सरल बनाता है। यह तथ्यात्मक तालिका 1.6 शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियाँ। अध्यापक केंद्रित पद्धति, इसमें बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ, इसमें व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, समूह शिक्षण, टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति, समीक्षा नीति, प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति। और मिश्रित पद्धति में लघु समूह शिक्षण विधि, समूह परिचर्चा, संगोष्ठी, पैनल चर्चा, मस्तिष्क झंझावाती, परियोजना विधि, अनुशिक्षण विधि, प्रकरण अध्ययन, पात्र अभिनय, प्रदर्शन। शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, इनकी निजीकृत शिक्षण विधियाँ, इसमें सुपुर्द नियत कार्य या अभी हस्तांतरित कार्य, कार्यक्रम अनुदेश, कंप्यूटर आधारित शिक्षण, परस्पर संवादात्मक वीडियो, मुक्त अधिगम, सतत अनुकरण, अनुमानी विधि, ऐतिहासिक खोज विधि। अध्यापक केंद्रित पद्धति, व्याख्यान विधि,
व्याख्यान संबंधी सबसे पारंपरिक और प्रभावशाली शिक्षण पद्धति है और कई शिक्षकों द्वारा इसे अनुरूप माना जाता है। इस पद्धति में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों या संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। यहाँ शिक्षक एक सक्रिय भागीदार है, छात्रों को निष्क्रिय श्रोता माना जाता है। सामान्य तौर पर शिक्षक के व्याख्यान के दौरान छात्र शिक्षक के साथ बातचीत नहीं करते हैं। इस तरह यह एक तरफा संचार है। यह प्रकृति में निरंतर है। याद रखने और बाद में उन पर विचार करने के लिए छात्र तथ्यों और विचारों को सुनते, लिखते और नोट करते हैं। यदि शिक्षक छात्रों को एक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं तो शिक्षण को दो तरफा संचार बनाया जा सकता है। मूलभूत लक्षण: यह प्रकृति में औपचारिक और कथात्मक है। यह घटनाओं या तथ्यों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह एक समस्या की पड़ताल करता है। लाभ: यह अल्पव्ययी है और यानी कम खर्चे वाले, और यह अकेला शिक्षक एक समूह में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ा सकता है, जो अन्य विधियों का उपयोग करके संभव नहीं है। यह बहुत समय बचाता है और पाठ्यक्रम को निर्धारित समय के भीतर अति सरलता से कंठस्थ किया जा सकता है। यह शिक्षक के कार्य को सरल बनाता है। यह तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोगी है। सामान्य तौर पर व्याख्यान के दौरान रुकावटों और विकर्षणों से बचा जाता है। सीमाएं: यह छात्र गतिविधि के लिए बहुत कम अवसर प्रदान करता है क्योंकि शिक्षण कक्षा को रोचक बनाने के लिए विशेष ध्यान रखता है। यह सामान्य तौर पर शिक्षार्थियों को समस्याओं को हल करने के अवसर प्रदान नहीं करता। तीसरा, यह सीखने की प्रगति की जांच के लिए सीमित अवसर प्रदान करता है, चाहे छात्र भाषा के रहे हों और शिक्षक जो कुछ भी समझा रहे हों। जिन वाक्यांश या भाव में एक ही बात की अलग अलग शब्दों में दो बार या अधिक कहा जाता है उसे टाटोलॉजी कहते हैं। छात्रों की रुचियों, योग्यताओं और बुद्धि का ध्यान नहीं रखा जाता है। यह सीखने की व्यक्तिगत गति की अनुमति नहीं देता है। व्याख्यान पद्धति को अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव: शिक्षक को व्याख्यान नोट्स शब्द दर शब्द पढ़ने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। शिक्षक को निरंतर ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्रों के साथ नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। परिचयात्मक टिप्पणियों, मुख्य शीर्षक, उपशीर्षकों, आंकड़ों और महत्वपूर्ण डाटा और समापन टिप्पणियों के साथ अच्छी पाठ योजना आदि महत्वपूर्ण अंग हैं। छात्रों को नोट्स बनाने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षक को सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिससे विद्यार्थी समझ सके। प्रमुख बिंदुओं को वैकल्पिक भाषा में दोहराया जाना चाहिए। विचारों के संचार को बेहतर बनाने के लिए श्रव्य दृश्य निर्देशात्मक सुविधाओं का प्रभावी उपयोग करना चाहिए। शिक्षक को दृष्टांतों और उदाहरणों का उचित उपयोग करना चाहिए। विभिन्न विचारों और सिद्धांतों की निष्पक्ष प्रस्तुति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को उत्तेजक और समस्या समाधान प्रश्न पूछने के लिए व्याख्यान अवधि के दौरान अल्प विराम प्रदान करना चाहिए। स्पष्टीकरण प्रश्नों के लिए अंत में समय दें। व्याख्यान को निम्नलिखित अभिनव ढंग से संवादात्मक बनाया जा सकता है। प्रश्न लिखना: अपने सभी छात्रों से अब तक के व्याख्यान को प्रतिबिंबित करने और कागज पर एक या दो प्रश्न लिखने के लिए 1 या 2 मिनट बिताने के लिए कहें। थिंक पेपर शेयर: पर्याप्त रूप से कठिन प्रश्न पूछने के बाद उन्हें जोड़ी बनाने के लिए कहें। फिर विद्यार्थियों से पूरी कक्षा के साथ
अपने दृष्टिकोण साझा करने को कहें। विचार मंथन, छात्रों से नए विषय पर कोई विचार, धारणा, कहानी आदि साझा करने और उन्हें बोर्ड पर रिकॉर्ड करने के लिए कहना। क्लासरूम रिस्पांस सिस्टम, क्लिकर्स, ये निर्देशात्मक तकनीकें हैं जो प्रशिक्षकों को कक्षा के दौरान बहुविकल्पीय और कभी कभी मुक्त प्रतिक्रिया प्रश्नों के लिए छात्र प्रतिक्रियाओं को एकत्र करने और उनकी विश्लेषण करने की अनुमति देती हैं। बैक चैनल शब्द छात्र से छात्र और छात्र से प्रशिक्षक वार्तालापों को संदर्भित करता है जो व्याख्यान और प्रस्तुतियों के दौरान हो सकते हैं। जस्ट इन टाइम टीचिंग, छात्रों से छोटे सेमिनार पाठ्यक्रमों में पढ़ने की अपेक्षा करना असामान्य बात नहीं है जो इन क्लास चर्चाओं की नींव रखता है। टीम आधारित शिक्षा, यह अच्छी तरह से विकसित शिक्षण पद्धति GITT के समान है जिसमें इसमें प्री क्लास छात्र कार्यभार का लाभ उठाना सम्मिलित है। व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि। प्रयोग प्रदर्शन वैसे तो छोटे समूह की शिक्षण विधि मानी जाती है, लेकिन अगर इसको व्याख्यान शिक्षण विधि से मिश्रित करके कक्षा शिक्षण में उपयोग किया जाए तो व्याख्यान की काफ़ी कमियों को दूर किया जा सकता है। इस नीति में शिक्षक व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्यामपट्ट एवं अन्य सहायक सामग्री की सहायता से चित्र एवं कथन प्रस्तुत करता है। प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षक छात्रों से प्रश्न भी पूछता रहता है जिससे छात्रों को अधिक स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। समूह शिक्षण पद्धति। समूह शिक्षण बड़े समूह में पढ़ाने के लिए एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है जिसमें 2 या अधिक शिक्षक योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और छात्रों के समूह में सीखने के अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित होते हैं। जैसे 2 या 3 शिक्षक कक्षा में एक ही समय में अपने अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। एक शिक्षक प्रकरण के विषय में व्याख्यान देता है और सैद्धांतिक बातें करता है। दूसरा शिक्षक व्यावहारिक पक्ष की बात करेगा। तीसरा समसामयिक पहलुओं पर बात करेगा। विचार गोष्ठी, परिसंवाद, पैनल चर्चा पहले ही विभिन्न रूप कहे जा सकते हैं। समूह शिक्षण के लाभ। इस विधि में छात्रों द्वारा सबसे अधिक संकाय को साझा किया जा सकता है। इसमें कई शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। समूह शिक्षण की सीमाएं। इस विधि के लिए विशेष दक्ष शिक्षकों को ढूंढना एक कठिन कार्य होता है। इसमें शिक्षण के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है। इस विधि में समय निर्धारण और योजना बनाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण एक छात्राध्यापक के लिए प्रशिक्षण का वह प्रारूप है जिसमें सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को निम्न उपायों द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करना, पाठ्य वस्तु को एक संप्रत्यय तक ही सीमित रखना, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को घटाकर 5 और 10 के बीच रखना, पाठ के कालांश को 5 और 10 मिनट के बीच सीमित करना। सूक्ष्म शिक्षण को अध्यापक प्रशिक्षण और विशेषतया शिक्षण कला के अभ्यास क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नवीन प्रयोग अथवा नवाचार के रूप में देखा जाना चाहिए। यह अध्यापकों को शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीक है, अतः इसे किसी भी अवस्था में शिक्षण तकनीक नहीं समझा जाना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद ही एक अध्यापक को उनका शिक्षण कैसा रहा इस बात की जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार की जानकारी पर्याप्त प्रतिपुष्टि प्रदान करने में काफ़ी सहायक होती हैं। शिक्षण कार्य में अनेक अति विशिष्ट कौशलों का समावेश होता है। परंपरागत शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा इन कौशलों में प्रवीण होना संभव नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण की भी एक ऐसी तकनीक है
जो इन कौशलों में पारंगत होने का अवसर देती हैं। टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति। टेलीविज़न प्रस्तुति रेडियो ऑडियो प्रस्तुति से अधिक बेहतर होती है। इसके द्वारा शिक्षण को अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। टेलीविज़न के लाभ। वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों और विशेषज्ञों की कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधि वयस्क शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। चित्र में व्याख्यान और प्रदर्शन अन्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे स्लाइड, मॉडल, नमूने आदि के पूरक होते हैं। यह प्रदर्शन दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकता है। यह विधि भूगोल, खगोल विज्ञान आदि विषयों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। टेलीविज़न की सीमाएं। इस विधि में द्विमार्गी संदेश वाहन संभावना कम होती है। इस विधि में जटिल प्रसारण अवधि को समायोजित करने में कठिनाई होती है। समीक्षा नीति। व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, समूह शिक्षण विधि सबके पुनरावलोकन को समीक्षा नीति का नाम दिया जाता है। इससे शिक्षक को कक्षा शिक्षण की प्रगति का पता चलता है, क्या हो चुका है, कितना पाठ्यक्रम शेष है, शिक्षण में क्या क्या त्रुटियां हैं, शिक्षण विधि में क्या सुधार वांछित है इत्यादि। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। समीक्षा मौखिक या लिखित रूप में हो सकती है। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि। इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसमें मुख्य 3 सोपान होते हैं: प्रश्न निर्माण, उनका प्रस्तुतिकरण एवं छात्रों के माध्यम से ही नवीन ज्ञान देना। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्नोत्तरी विधि के समय छात्र सक्रिय हो जाते हैं। यह छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में भी उपयोगी है। लघु समूह शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण के अधिकतर तरीके छोटे समूह में सिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह तरीके निम्न हैं, जैसे समूह, विचार विमर्श, सेमिनार, परियोजना का काम, संरक्षण, भूमिका निभाना इत्यादि। अगले अनुच्छेद में इन विधियों की संक्षिप्त चर्चा की गई है। समूह परिचर्चा। समूह चर्चा छोटे समूहों में दिखाने की मूलभूत विधियां में से एक है। इसे समूह के संचार और पारस्परिक विचार विमर्श के रूप में वर्णित किया जा सकता है। समूह चर्चा 3 प्रकार की हो सकती है: पूर्णतया नियोजित, आंशिक रूप से नियोजित और अनियोजित। वज वार्तालाप समूह वार्तालाप का ही रूपांतर है, जिसमें छोटे समूहों के साथ लघु, संक्षिप्त, संरचित और उद्देश्यपूर्ण चर्चा सत्र होता है, जिसका निष्कर्ष पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस पर प्रश्न उत्तर सत्र होता है। समूह परिचर्चा के रूप। चर्चा के मुख्य प्रकार: कक्षा चर्चा, औपचारिक समूह चर्चा, एक संगोष्ठी के संदर्भ में चर्चा, और अभियुक्त संगोष्ठी और सम्मेलन हो सकते हैं। कक्षा चर्चा। यह कक्षा के भीतर चर्चा का एक अनौपचारिक ढंग है। इस विधि में शिक्षक एक नेता के रूप में कार्य करता है, विषय को प्रस्तुत करता है तथा चर्चा का मार्गदर्शन और निर्देशन भी करता है। छात्र भी एक नेता की भूमिका निभाता है तथा मुख्य बिंदुओं को उसके द्वारा या किसी और छात्र के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर नोट किया जा सकता है। औपचारिक समूह चर्चा। औपचारिक समूह चर्चा में एक छोटी समूह चर्चा और एक बड़ी समूह चर्चा सम्मिलित होती है। यहाँ किसी विषय के कई पहलुओं पर भी चर्चा की जा सकती है। चर्चा प्रारंभ करने के लिए एक शिक्षक अध्यापक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। वह चर्चा के लिए विषय का परिचय देता है तथा चर्चा के उद्देश्यों की व्याख्या भी की जाती है। यहाँ छात्रों को 3 से 5 के छोटे समूह में बांटा जा सकता है। शिक्षक एक सूत्रधार और संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। वह आवश्यकतानुसार समूहों की सहायता के लिए उपलब्ध है। चर्चा समय काल में पहल, समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। एक अभिलेखी चर्चा के बिंदुओं को नोट करता है। आवंटित समय के अंत में अधिक से अधिक 30 मिनट में सभी समूह एक बड़े समूह के रूप में पुनः एकत्रित की जाती हैं।
प्रत्येक छोटे समूह का नेता या अभिलेखी प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और फिर शिक्षक सामान्य चर्चा का नेतृत्व करके बिंदुओं को स्पष्ट करता है तथा अंत में चर्चा को सारांशित करता है। समूह चर्चा निम्न प्रकार की हो सकती है। पहला, नियोजित। यह निष्कर्ष और उद्देश्यों के बारे में निश्चितता है जिसमें चर्चा एक प्रशिक्षक द्वारा उचित क्रम में निर्देशित की जाती है। दूसरे, आंशिक रूप से नियोजित। यहाँ सम्मान और प्रारंभिक कथन ज्ञात हैं लेकिन इस बीच में चर्चा निर्देशित नहीं है या तो बहुत कम निर्देशित है। तीसरा, अनियोजित। चर्चा के लिए प्रस्तुत विषय बिना किसी प्रारंभिक वक्तव्य के हैं और इसके बाद की चर्चा बिना प्रशिक्षक मार्गदर्शन के पूरी तरह से स्वतः स्फूर्त है। समूह चर्चा के लाभ। इसमें समूह के सभी सदस्यों की सहभागिता होती है। इसमें प्रशिक्षकों की गहन सोच को विकसित किया जाता है ताकि वे अपने विचारों और राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। समूह चर्चा मौखिक, अशाब्दिक और लिखित संचार कौशल के विकास के लिए उपयुक्त होती हैं। समूह चर्चा की सीमाएं। यदि समूह चर्चा व्यवस्थित ना हो तो इसमें बहुत समय व्यर्थ हो सकता है। इस विधि में कुछ प्रतिभागियों द्वारा अपने बेहतर संचार कौशल के आधार पर प्रभुत्व की संभावना रहती है। इस विधि में प्रशिक्षकों का आकलन करना कठिन होता है। समूह चर्चा के आयोजन के लिए सामान्य सिद्धांत। उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और सभी प्रतिभागियों द्वारा समझा जाना चाहिए। समूह के सदस्यों को मानसिक रूप से तैयार होकर आना चाहिए। उनमें चर्चा किए जाने वाले शिक्षक के बारे में बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। परिनियामक को कार्यवाही का मार्गदर्शन और समन्वय करने की आवश्यकता है ताकि चर्चा को बिंदु पर रखा जा सके। चर्चा के मुख्य बिंदुओं को रिकॉर्ड करने के लिए समूह द्वारा एक रिकॉर्डिंग चुना जा सकता है। मुख्य बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड या श्वेत बोर्ड पर नोट किया जा सकता है। समूह में भाग लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में स्वतंत्रता के भाव होने चाहिए तथा एक संकोची व्यक्ति को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सभी दृष्टिकोणों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए। चर्चा को एक रिपोर्ट, निर्णय, अनुशंसा या किसी उचित सारांश के साथ ठीक से समाप्त किया जाना चाहिए। संगोष्ठी, सेमिनार। यह समूह चर्चा का ही एक प्रकार है। इसमें एक या कई प्रशिक्षु होते हैं जो दिए गए विषय, मुद्दे या समस्या पर पेपर तैयार करते हैं जिसे पूरे समूह में चर्चा या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सेमिनार के मुख्य चरण हैं पेपर की तैयारी, पेपर की प्रस्तुति और तत्पश्चात उस पर चर्चा करना। संगोष्ठी के लाभ। इस विधि में सहभागिता के प्रस्तुति कौशल का विकास होता है। यह विधि प्रशिक्षकों के लिए किसी विशेष विषय को तैयार करने और उसमें योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। इस विधि में प्रशिक्षकों को व्यावहारिक रूप से सामूहिक नेतृत्व का अवसर मिलता है जिससे वह अपने विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग अनुसंधान निष्कर्ष पर पहुंचने या समस्या का समाधान करने में कर सकते हैं। संगोष्ठी की सीमाएं। इस विधि में काफ़ी समय लगता है और यह सहभागियों के लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इसमें प्रशिक्षकों के समूह को प्राप्ति के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। संगोष्ठी के प्रकार। छोटी संगोष्ठी, कक्ष स्तर, मुख्य संगोष्ठी, विभाग संस्थागत स्तर, राष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय स्तर। पैनल चर्चा। एक पैनल में 6 से 8 व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें शिक्षार्थियों के साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पैनल चर्चा। इसके लिए शिक्षक पैनल के उन सदस्यों का चयन करता है जो प्रभावी ढंग से सोच सकते हैं हों और विषय के विभिन्न पहलुओं पर बात कर सकते हों। शिक्षक को स्वयं भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए। पैनल चर्चा का लाभ। पैनल चर्चा यदि अच्छी तरह से आयोजित की गई हो तो यह एकल वक्ता मंच से शिक्षार्थियों के लिए
अधिक रुचिकर होती हैं। यह विधि सामान्यतः सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों के लिए उपयोग की जाती है। पैनल चर्चा की सीमाएं। इस विधि में विशेषज्ञों को एकल मंच पर लाना कठिन होता है। प्रायः यह देखने में आता है कि इस विधि में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। परियोजना विधि। जॉन डेवी के शिष्य किल पैट्रिक इस विधि के मुख्य प्रस्थापक हैं। परियोजना वह प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। यह इस प्रविधि में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। छात्र उसका हल निकालने में एक निश्चित अवधि तक के लिए प्रयासरत रहते हैं। शिक्षक उनके मार्गदर्शक बन सकते हैं। इसकी निश्चित प्रारूप में रिपोर्ट भी बनती है। परियोजना विधि के लाभ। परियोजना विधि के माध्यम से छात्रों में गहन सोच की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि के माध्यम से छात्र समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। परियोजना विधि की सीमाएं। इस विधि में निरंतर जांच की आवश्यकता होती है। इस विधि में कार्य करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। व्यष्टि या प्रकरण अध्ययन। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा में छात्रों की सहभागिता को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करना होता है। यह विधि उन छात्रों के लिए भी सहायक है जो सीखने के लिए अभी तक केवल पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर रहे हैं। यह उनके सीखने के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह अध्ययन आमतौर पर व्यक्तियों द्वारा एक संगठन के रूप में वास्तविक स्थिति का वर्णन करना, निर्णय लेना, चुनौती का सामना करना इत्यादि है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः मनोविज्ञान, प्रबंधन, जीव विज्ञान, विधिक अध्ययन, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों में किया जाता है। व्यष्टि अध्ययन के लाभ। यह विधि भाग लेने वालों को विश्लेषण, गंभीर जांच, मूल्यांकन और तर्क वितर्क को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह विधि निर्णय लेने और समस्या को सुलझाने की क्षमता को बढ़ाती है। यह छात्रों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है। व्यष्टि अध्ययन की सीमाएं। इस विधि को उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक बहुत कम है। यह अध्ययन सभी विषयों और स्थितियों के लिए उपयोगी नहीं है। पात्र अभिनय या अनुकरणीय या भूमिका निर्वहन। शिक्षक छात्रों के ज्ञानवर्धक, मानव संबंधी कौशल और उनकी पारस्परिक और व्यक्तिगत समस्याएं हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पात्र अभिनय प्रविधि में विषय वस्तु से संबंधित साहित्यिक, ऐतिहासिक, वर्तमान या काल्पनिक घटनाओं का नाटकीय रूपांतर किया जाता है। इससे विद्यार्थी अलग अलग पात्रों की भूमिका अदा करता है। इससे इनको प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उनके मानवीय कौशल भी बेहतर बनते हैं। पात्र अभिनय के लाभ। यह वास्तविक जीवन की स्थितियों की एक झलक है। यह विधि समूह के प्रत्येक सदस्य की सहभागिता पर बल देती है। इस विधि में तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है। यह विधि निर्णय, समस्या समाधान संबंधी वार्ता, कार्यक्षमता संबंधी कौशलों को विकसित करती है। यह विधि सहभागियों के दृष्टिकोण को बदलने में प्रभावपूर्ण होती हैं। पात्र अभिनय की सीमाएं। इसके अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं। प्रायः वास्तविक जीवन की परिस्थितियां भूमिका निभाने में अधिक जटिल होती हैं। इस विधि में पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली। शिक्षण की व्यक्तिगत प्रणाली की सामग्री का चयन करने के अलावा सभी विषय वस्तुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह लिखित सामग्री के माध्यम से अवगत करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इस प्रणाली में मूलतः 5 तत्व होते हैं: सीखने में निपुणता, आत्मगति, लिखित सामग्री पर अधिक बल, कुलानुशासन, व्याख्यान। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली के लाभ। इस प्रणाली से शिक्षकों की दक्षता प्राप्त होती है। शिक्षार्थी अपने स्वयं की तय की गई गति से सीखता है। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली की सीमाएं। यह तीव्र से परिवर्तित होती हुई पाठ्यक्रम सामग्री के लिए उपयुक्त नहीं है। यह प्रणाली
मनोसंचालक और भावात्मक ज्ञान क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रदर्शन विधि, यह विधि सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस विधि को कक्षा में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रदर्शन को मौखिक स्पष्टीकरण के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह दृश्य श्रव्य स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक हो सकता है। प्रदर्शन विधि के लाभ, यह विधि वस्तुओं, विचारों और सामग्री को समझाने में प्रभावशाली होती है। इस विधि में अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। यह विधि उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालक ज्ञान क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। प्रदर्शन विधि की सीमाएं, इस विधि में प्रयोगात्मक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केवल कुछ ही अवसर होते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ये विधियाँ शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जाती हैं। इसमें उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। यह प्रयत्न किया जाता है कि उनकी विभिन्नताओं को कक्षा शिक्षण में एवं बृहत्तर शिक्षा प्रणाली में वांछनीय हद तक समायोजित किया जाए। व्यक्तिगत शिक्षण विधियों पर का निम्नलिखित रूप से वर्णन किया गया है। सुपुर्द नियत कार्य या अभिहस्तांकित कार्य, इस विधि का उपयोग छात्रों को विशेष प्रयोजनों के रूप में किया जाता है, जैसे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना, सर्वेक्षण करना और संख्यात्मक समस्याओं को सुलझाना आदि। इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक कार्य की योजना तैयार करते हैं और उस कार्य के संदर्भ में जानकारी इकट्ठी करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। यह किसी भी विषय पर तैयार की जा सकती हैं, लेकिन यह ऐसी होनी चाहिए कि छात्र उसे मात्र पुस्तकों से ही अनुकृति या कॉपी ना कर सकें। सुपुर्द नियत कार्य के लाभ, इस विधि में छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है। यह विधि छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है। यह विधि छात्रों को और अधिक रचनात्मक बनने के लिए प्रेरित करती है। सुपुर्द नियत कार्य की सीमा, यदि कार्यों को सावधानी से आयोजित न किया जाए तो छात्र एक दूसरे की सामग्री की अनुकृति कर सकते हैं। क्रमादेशित निर्देश शिक्षण की उच्च संरचित प्रणाली के लिए एक सामान्य शब्द है जो आत्मगति के तार्किक क्रम पर आधारित होता है। इसमें शिक्षार्थी प्रत्येक चरण के बाद तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। क्रमादेशित निर्देश के लाभ, नियमित रूप से प्रतिपुष्टि, यह शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है। किसी भी विषय के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्रमादेशित निर्देश की सीमा, इसमें कुछ समय बाद शिक्षार्थी की प्रेरणा कम हो सकती है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण, कंप्यूटर आधारित शिक्षण का संबंध कंप्यूटर के उपयोग के साथ सीखने की प्रक्रिया में सूचना के प्रवाह से है। कंप्यूटर में किसी पुस्तक या वीडियो टेप की तुलना में अधिक शीघ्रता से और सही जानकारी प्रदान करने एवं छात्रों की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि देने की क्षमता होती है। क्रमादेशित निर्देश के लाभ, इसमें अन्य विधि की तुलना में अधिक लचीलापन और बेहतर नियंत्रण होता है। इस विधि को अभ्यास, सिमुलेशन और मॉडलिंग इत्यादि में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। क्रमादेशित निर्देश की सीमाएं, यह अवैयक्तिक और महंगा है। परस्पर संवादात्मक वीडियो, शिक्षण की इस विधि को संज्ञानात्मक, मनोसंचालन और भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित किया गया है। यह विधि शिक्षार्थी को किसी विषय से संबंधित जानकारी क्रमरहित ढंग से उपलब्ध कराने में सहायक होती है, जिसमें शिक्षार्थी अपने कार्य के परिणामों के बारे में तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेक्टिव वीडियो का सार वीडियो अनुस्करण के अनुभव के साथ साथ वास्तविक छवियों के रूप में अधिक संख्या में वीडियो प्रस्तुतियों से है। परस्पर संवादात्मक के लाभ, इंटरेक्टिव वीडियो दृष्टिकोण व्यक्ति को
निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। परस्पर संवादात्मक की सीमाएं, इस विधि में काफ़ी समय लगता है और साधनों की विशेष आवश्यकता होती है। मुक्त अधिगम, यह शिक्षण प्रदान करने की लचीली विधि है। इसमें शिक्षार्थी को सीखने के लिए मानवीय संसाधनों, सामग्री, उपकरण, आवास और यहाँ तक कि कक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में शिक्षण के लिए प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मुक्त अधिगम के लाभ, यह विधि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए लचीलापन प्रदान करती है। मुक्त अधिगम की सीमाएं, यह विधि भावात्मक शिक्षण उद्देश्यों और मनोसंचालन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विधि में समय, विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह विषयों के तेजी से बदलते रूप के लिए उपयुक्त नहीं है। सतत अनुकरण, सतत अनुकरण को शायद शिक्षण की प्रविधि के बजाय प्रशिक्षण की प्रविधि कहना अधिक उचित होगा। इस प्रविधि में ऐसी कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जो कि वास्तविक स्थितियों से बहुत मेल खाती हैं। इसके बाद प्रशिक्षकों या शिक्षार्थियों को उन परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए पायलट और अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कृत्रिम स्थितियों में होता है। विधि में मशीनरी, उपकरण आदि पर अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन सामान्य व्यय कम होता है। इस विधि में सरल पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐतिहासिक खोज विधि, अनुमानी विधि से ही मिलती जुलती एक और विधि है जिसको हम खोज विधि कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर सामाजिक स्थितियों में तथ्यों के ज्ञान के लिए किया जाता है। इसका संबंध प्राचीन घटनाओं से होता है, जबकि अन्वेषण विधि वैज्ञानिक विषयों एवं वर्तमान से संबंधित है। सहयोगात्मक अधिगम, उपागम, कुछ विधियां लघु समूह चर्चा के सहयोगात्मक अधिगम उपागम के अंतर्गत आती हैं। यह विधियां एक उद्देश्य और विभिन्न समूहों पर आधारित होती हैं, जिसमें शिक्षक या एक सुसाध्य के रूप में कार्य करता है। हम NCERT द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार ऐसी 4 विधियों मस्तिष्क, झंझावाती, कार्य समूह, अनुशिक्षण और अन्वेषण समूह का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। मस्तिष्क झंझावाती विचार मंथन या विप्लव विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क झंझावाती, मतलब यहाँ किसी समस्या की पहचान की जाती है, तत्पश्चात लघु समूह बनाए जाते हैं। सभी छात्रों को समस्या का समाधान ढूंढने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह मानचित्रण के रूप में भी हो सकता है। सभी विचारों का स्वागत किया जाता है। किसी भी विचार की आलोचना नहीं की जाती, तथापि कुछ विचारों को रूपांतरित किया जा सकता है। इसमें विचार उत्पन्न करना, सृजनात्मक आदि कौशल विकसित होते हैं। उपरोक्त विशेषताओं के तत्पश्चात भी इस विधि में विषय के अध्ययन का व्यवस्थित ढंग नहीं है। विचार मंथन की मुख्य पहचान सहजता से होती है। छात्रों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की मात्रा उन विचारों की गुणवत्ता से अधिक मूल्यवान होती है। इसका प्रयोजन छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है। यह विधि उन लोगों के लिए संभव नहीं है जो भाग लेने के अनिच्छुक होते हैं। कार्य समूह, यहाँ शिक्षक द्वारा किसी कार्य की पहचान की जाती है। इसमें लघु समूह बनाए जाते हैं। कक्षा के प्रत्येक समूह को एक निश्चित कार्यावधि में निष्पादन के लिए एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है। प्रत्येक समूह के कार्य का मूल्यांकन दूसरे समूह द्वारा किया जाता है। कार्य को संपादित करना सबका उत्तरदायित्व होता है। इसमें उत्तरदायित्व लेना, कार्य का प्रतिनिधित्व करना, पहल करना,
नियोजन कौशल, कार्य संपन्न करना, मूल्यांकन तथा भावात्मक कौशल विकसित होते हैं। अन्वेषण समूह अन्वेषण विधि को प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस विधि में छात्र सहायता रहित प्रयासों द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय काल में किसी असंगत घटना की कोई स्थिति उत्पन्न करते हैं। इस घटना में से छात्रों को यह अनुभव करने में सहायता की जाती है कि इस विधि में कोई समस्या विद्यमान है जिसका समाधान खोजना आवश्यक है। इस विधि में छात्रों में जांच की भावना विकसित होती है। विभिन्न समूह एक ही समस्या पर कार्य करते हैं और वे भिन्न भिन्न परिकल्पनाओं, उनके समाधान तथा निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। अन्वेषण में सम्मिलित छात्र अपने विचारों का पर वार्तालाप, विचार विनिमय कर सकते हैं। कुछ नए समीकरण को व्युत्पन्न कर सकते हैं। कोई क्रियाकलाप या प्रयोग भी किया जा सकता है। यह विधि शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। इसके अंतर्गत छात्र सक्रिय भागीदारी करते हैं। इस विधि के द्वारा समस्या समाधान कौशल, अन्वेषण कौशल, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन जैसे कौशल विकसित किए जा सकते हैं। अनुशिक्षण समूह यहाँ शिक्षण विद्यार्थियों को योग्यता अनुसार समूह बनाने में सहायता करता है। शिक्षक द्वारा किसी संकल्पना की पहचान की जाती है। शिक्षक कक्षा में किसी ऐसे छात्र की पहचान करते हैं जिसे संकल्पना की अच्छी सूझबूझ हो। ऐसे छात्र जो उस समूह के नेता की भूमिका दी जाती है। शिक्षक इस बात का भरसक प्रयास करें कि सभी शिक्षार्थियों को विभिन्न चर्चाओं का पर नेतृत्व का अवसर दिया जाए। समूह दल के नेता को प्रत्येक सदस्य के अधिगम को सुसाध्य बनाने में सहायता करने का कार्य सौंपा जाता है। समूह का नेता सदस्यों से प्रश्न पूछता है तथा उन्हें अपनी अधिगम कठिनाइयों की चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुशिक्षण मुख्य रूप से निम्न रूपों में हो सकता है। निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण, शिक्षार्थी शिक्षक के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करता है। सामूहिक अनुशिक्षण, साधारण स्तर के छात्रों को विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है। प्रयोगात्मक अनुशिक्षण, ये मुख्यतः शारीरिक कौशल, प्रयोगात्मक कार्य आदि से संबंधित होते हैं। यह विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी होता है। यहाँ विद्यार्थी अधिक विचारों को उत्पन्न करने की स्थितियों में होते हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। यह विधि शिक्षण के उद्देश्य से मार्गदर्शन करना, संख्यात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना जैसे कौशल विकसित करने में सहायता करती है। यह विधि मानवीय तौर पर विभिन्न समस्याओं को पीटने का काम भी करती है। इस विधि में शिक्षण की उपयुक्त गति का पता लगाना कठिन कार्य है। फ्लिप्ड क्लासरूम, यह एक प्रकार की मिश्रित शिक्षा है जहां पर छात्रों को अपने घर पर सामग्री से परिचित कराया जाता है और शिक्षण संस्थान में उसके माध्यम से इस पर कार्य करने का अभ्यास किया जाता है। यह एक सामान्य फिक्स्ड क्लासरूम परिदृश्य में छात्र घर पर पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो देख सकते हैं, फिर प्रश्नों और कम से कम कुछ पृष्ठभूमि ज्ञान से लेस होमवर्क करने के लिए शिक्षण संस्थान आ सकते हैं। यह शिक्षा संस्थान में नई सामग्री शुरू करने फिर घर पर स्वतंत्र रूप से छात्रों द्वारा पूरा करने के लिए होमवर्क और परियोजनाओं पर कार्य करने की सामान्य प्रथा के विपरीत है। सक्रिय मिश्रित और सहयोगात्मक शिक्षा, इस प्रकार का वातावरण छात्रों को अधिगम के कई संसाधन प्रदान करता है। संसाधनों में एक हाइब्रिड व्याख्यान पुस्तक सम्मिलित है जो पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तक के संयोजन, ऑनलाइन चर्चा मंच, ऑनलाइन वीडियो का एक बड़ा भंडार और
शिक्षण सहायकों द्वारा कार्यरत एक ट्यूटोरियल रूम आदि के रूप में देखा जा सकता है। इसकी उपयोगिता छात्रों पर निर्भर करती है। छात्रों ने मिश्रित संरचना को इसलिए महत्व दिया क्योंकि इसने उन्हें सीखने के संसाधनों के लिए तत्काल और अतुल्यकालिक दोनों पहुंच प्रदान की। छात्र संसाधनों का उपयोग होमवर्क की समस्याओं को हल करने, परीक्षा के लिए अध्ययन करने और पाठ्यक्रम में अपनी वैचारिक समझ में सुधार करने में सहायता करने के लिए करते हैं। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यह 5 तथ्यों समय, स्थान, मोड, गति और भाषा की क्षमता का समाविष्ट है। एबीसी को शिक्षा का नया दृष्टिकोण माना जाता है। एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके अलावा हमें लचीलेपन, गुणवत्ता, रुचियाँ, छात्र केंद्रितता, अपने स्वयं के पाठ्यक्रम तैयार करना, अध्ययन का वास्तविक विषय और विश्व पूरी तैयारी पर परीक्षा देना आदि विषयों का ध्यान रखना पड़ता है। विभेदित अनुदेश डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शंस। विभेदित अनुदेश शिक्षण की गतिशील एवं सक्रिय विधि है। इस विधि में शिक्षक सिखाने के लिए विभिन्न योजनाओं और तरीकों का उपयोग करते हैं। यह विधि बड़े समूह, लघु समूह और व्यक्तिगत अनुदेशों का संयोजन है। इसमें गुणात्मक पहलुओं की अपेक्षा मात्रात्मक पहलुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। यह विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को समायोजित करने के लिए कई दृष्टिकोणों का उपयोग करता है। यह विधि छात्र केंद्रित होती है, अर्थात इसमें शिक्षण का पाठ्यक्रम प्रासंगिक, रोचक और सक्रिय होता है। यह शिक्षण का एक संगठित और सुनियोजित तरीका है। मिश्रित अधिगम। ब्लेंडेड लर्निंग इस शब्द का उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसकी कोई एकल शुद्ध परिभाषा नहीं है। मिश्रित अधिगम ऑनलाइन शिक्षण को प्रत्यक्ष परंपरागत आमने सामने के शिक्षण से जोड़ता है। यह विभिन्न दृष्टिकोणों को शिक्षा शास्त्र का शिक्षण के संयोजन के रूप में भी परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए स्वयं पुस्तक, सहयोगी या जांच पर आधारित अध्ययन मिश्रित अधिगम का मुख्य लक्ष्य है। वितरण के तौर तरीकों के संयोजन के अनुभव द्वारा कुशल और प्रभावी शिक्षा प्रदान करना।